नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। टूथपेस्ट से लेकर सुबह की चाय, दूध, कपड़े, साबुन तथा अन्य खाद्य पदार्थ आदि की हमें प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। इन सभी को बाजार से खरीदा जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन वस्तुओं को अपने उत्पादन स्थल से किस प्रकार लाया जाता है? सभी उत्पादन निश्चय ही खपत के लिए होते हैं। खेतों और कारखानों से तैयार सभी उत्पादों को उन स्थानों पर लाया जाता है जहां से उपभोक्ता उन्हें खरीद सकें। यह परिवहन ही है जो इन वस्तुओं को उत्पादन स्थलों से बाजार तक पहुंचाता है, जहां ये उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज परिवहन की। 10th क्लास के सोशल साइंस के 4th चैप्टर परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार के अंतर्गत हम परिवहन का महत्व, उपयोगिता, परिवहन के साधन, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन, पोत एवं पोताश्रय, संचार के साधन और उनका महत्व, विदेशी व्यापार और उसका आर्थिक विकास में योगदान, भारत का विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात पर इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। परिवहन का महत्व और उपयोगिता पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम परिवहन शब्द का अर्थ समझेंगे कि परिवहन किसे कहते हैं। परिवहन दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन वहन। परि का अर्थ है पार और वहन का अर्थ है ले जाना, अर्थात परिवहन का आशय हुआ पार ले जाना। व्यक्तियों या जीव जंतुओं को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए परिवहन व संचार के साधन आवश्यकता बन गए हैं। ज्यों-ज्यों मानव सभ्यता की ओर अग्रसर होता गया, परिवहन का इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास बनता गया। अतः परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक बन गए हैं। सड़कें, रेलें, जलमार्ग, वायुमार्ग एवं इनके साधन मंडी के लिए कृषि उपजें, उद्योगों के लिए कच्चा माल, उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल, व्यापारियों के दूरस्थ माल आदि सुलभ कराते हैं। हमारी छोटी छोटी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति इन साधनों से ही संभव होती है। परिवहन के साधन भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हुए सद्भाव एवं भाईचारे को जागृत कर देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी करते हैं। भारत के विस्तृत विस्तार, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक बहुलता एवं विविधता, भाषाई, सांस्कृतिक तथा वैचारिक एवं भौगोलिक दूरी से राष्ट्रीय एकता के खंडित होने का खतरा लगातार बना रहता है। परिवहन के साधन वैचारिक व भौगोलिक दूरियों को सीमित करके राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन के साधन राष्ट्रीय प्रगति व समृद्धि के सूचक हैं। इनसे ही माल व यात्री की ढुलाई नियमित, विश्वसनीय व तीव्रगामी होती है। परिवहन व संचार के द्रुतगामी व सक्षम साधनों के द्वारा दुनिया बहुत छोटी हो गई है। किसी एक देश के बाजारों में हुए परिवर्तन का प्रभाव अन्य देशों के बाजारों पर अवश्य पड़ता है। दुनिया के लोगों की परस्पर निर्भरता को परिवहन के साधन सुलभ बना देते हैं। परिवहन के साधन प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के समय भी समाज की मदद करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में फल, साग सब्जियों, किताबें एवं कपड़ा आदि जैसी भौतिक वस्तुएं ही उपयोग में नहीं लाते, बल्कि विचारों, दर्शन और संदेशों का भी उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न साधनों के माध्यम से संचार करते समय हम अपने विचारों, दर्शन और संदेशों का विनिमय एक स्थान से दूसरे स्थान तक अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक करते हैं। परिवहन तथा संचार का उपयोग एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान से उसके उपयोग वाले स्थान पर लाने ले जाने की हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। मानव विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करता है।
इस प्रकार से हमने परिवहन का महत्व एवं उपयोगिता को समझने का प्रयास किया और यह जाना कि मानव जीवन में परिवहन का कितना अधिक महत्व है। परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, इस चार्ट के माध्यम से हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। परिवहन के 3 प्रमुख माध्यम हैं। पहला माध्यम है स्थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन, तीसरा है वायु परिवहन। स्थल परिवहन में भी 2 प्रकार के मार्ग हैं। पहला मार्ग है सड़क मार्ग और दूसरा है रेल मार्ग। जल परिवहन के भी 3 माध्यम हैं, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, आंतरिक जल परिवहन और तटीय जल मार्ग। वायु परिवहन को भी 2 भागों में बांटा गया है, राष्ट्रीय वायु मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग। आइए सबसे पहले हम सड़क परिवहन पर चर्चा करते हैं। भारत में सड़क परिवहन अत्यंत प्राचीन है। मानव सभ्यता के शुरुआत में जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने लगा तो भूमि पर उसके आने जाने के निशान बन गए। बार बार एक ही मार्ग के प्रयोग किए जाने से ये निशान पगडंडी बन गए। ये पगडंडियाँ कालांतर में यानी कि आगे चलकर पक्के मार्गों में परिवर्तित हो गईं। इन्हीं पथों को सड़क कहा जाता है। परिवहन के सभी साधनों में सड़क परिवहन ही एक ऐसा साधन है जो देश की अधिकांश जनसंख्या की पहुंच में है। सड़क परिवहन मध्यम और छोटी दूरियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह रेल, जल और वायु परिवहन का पूरक भी है। सड़क परिवहन की सेवाएं बहुमुखी, सस्ती एवं घर के दरवाजे तक सुलभ होती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सड़क जो है सभी के लिए सुलभ होती है। सड़क परिवहन से ही खेतों को बाजारों से, फैक्ट्रियों से एवं उपभोक्ताओं से जोड़ना संभव होता है। सड़क परिवहन ही वह साधन है जिससे सवारी व माल को इच्छित स्थान पर चढ़ाया और उतारा जा सकता है। सड़क परिवहन द्वारा ही शिक्षा, विचार, कौशल और ज्ञान को देश के भीतरी भागों एवं गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकता है। सड़क परिवहन संकट के समय, युद्ध, अकाल तथा महामारी आदि स्थितियों में देश के आंतरिक भागों तक पहुंचने में मदद करते हैं। मजबूती और बनावट की दृष्टि से भारत में कच्ची और पक्की 2 प्रकार की सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में बेकार हो जाती हैं, जबकि पक्की सड़कों पर प्रत्येक मौसम में यातायात चलता रहता है। प्रबंधन और महत्व की दृष्टि से भारत में 3 प्रकार की सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग और जिला एवं ग्रामीण सड़कें। आइए अब हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर चर्चा करते हैं। ये वे मार्ग हैं जिनका निर्माण एवं रख रखाव केंद्र शासन के अधीन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। ये पक्की सड़कें देश के राज्यों की राजधानियाँ, बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक नगरों, प्रमुख बंदरगाहों तथा पड़ोसी देशों की सड़कों से मिलती हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 58,112 किलोमीटर है। भारतीय सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान केवल 2% है, लेकिन इनसे कुल सड़क परिवहन का 45% परिवहन होता है। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 1999 में तैयार की गई, जिसके अनुसार सन 2007 तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया था। देश के कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग इस प्रकार हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1 है, जो कि अमृतसर से अंबाला जालंधर होते हुए दिल्ली तक जाता है। इसकी लंबाई 456 किलोमीटर है। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1A है, जो कि जालंधर से माधोपुर, जम्मू, बनिहाल, श्रीनगर, बारामूला होते हुए उरी तक जाता है। यह 663 किलोमीटर लंबा है। तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1B है, जो कि बटोट से दोदा होते हुए किश्तवाड़ तक जाता है। यह 109 किलोमीटर लंबा है। चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 2 है, जो कि दिल्ली से मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी,
बढ़ी होते हुए कोलकाता जाता है। यह 1490 किलोमीटर लंबा है। पांचवा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 है जो कि आगरा से ग्वालियर, इंदौर, नासिक होते हुए मुंबई तक जाता है। इसकी लंबाई 1161 किलोमीटर है। छठवां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 4 है जो कि थाने से पुणे, बेलगांव, बेंगलुरु होते हुए चेन्नई तक जाता है। यह 1235 किलोमीटर लंबा है। सातवां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 4A है जो कि बेलगांव से एनमोद, पोंडा होते हुए पणजी तक जाता है। यह 153 किलोमीटर लंबा है। आठवां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 5 है जो कि बहरगोड़ा से कटक, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई तक जाता है। यह 1533 किलोमीटर लंबा है। नवा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 5A है जो कि हरिदासपुर से पारादीप तक जाता है। यह 77 किलोमीटर लंबा है। 10वां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 है जो कि धुले से नागपुर, रायपुर, संबलपुर होते हुए कोलकाता जाता है। यह 1645 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश भर में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है। इन्हीं योजनाओं में से एक है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 4 और 6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात वाले गलियारे सम्मिलित हैं जो देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम होगी। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, इन चारों महानगरों को जोड़ने के लिए एक स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण किया गया है। दूसरी परियोजना है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारे का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। पूर्व एवं पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम में सिलचर से गुजरात में पोरबंदर को 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। प्रादेशिक राजमार्ग। इन सड़कों का निर्माण और देखरेख राज्य सरकारें एवं केंद्र शासित प्रदेश करते हैं। ये सड़कें प्रदेश के जिला मुख्यालयों को प्रदेश की राजधानी से जोड़ती हैं। इनकी कुल लंबाई लगभग 99,000 किलोमीटर है। जिला और ग्रामीण सड़कें। ये कच्ची पक्की सड़कें परस्पर गांवों को आपस में पास की मुख्य सड़कों से एवं जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं। इन सड़कों का निर्माण व रखरखाव राज्य शासन व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्देशन में जिला परिषदें करती हैं। कस्बों एवं गांवों में परिवहन सुविधा प्रदान करना इन सड़कों का उद्देश्य है। भारत में इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 8 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़कों का निर्माण प्राचीन काल से होता रहा है। मुस्लिम शासकों ने सड़क निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया है। शेर शाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक राजमार्ग का निर्माण करवाया जिसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। 31 मार्च 1997 तक भारत में सड़कों की लंबाई बढ़कर 24,65,877 किलोमीटर हो गई थी, जिसमें पक्की सड़कों की लंबाई 13.94 लाख किलोमीटर तथा कच्ची सड़कों की लंबाई 10.71 लाख किलोमीटर के लगभग थी। भारत में सड़कों का विकास क्षेत्रीय आवश्यकता तथा सड़क निर्माण की सुविधा के अनुसार हुआ है। देश की लगभग 50% सड़कें प्रायद्वीपीय भारत में स्थित हैं। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और गोवा में है। दक्षिण भारत में सड़कों के निर्माण की स्थिति उत्तर भारत की तुलना में बेहतर है। इसका एकमात्र कारण ठोस धरातल एवं सड़क सामग्री निर्माण की सुलभता है। गोवा में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे अधिक 153.83 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु और पंजाब राज्यों में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है।
पक्की सड़कों की लंबाई में महाराष्ट्र प्रथम, उत्तर प्रदेश द्वितीय एवं तमिलनाडु तृतीय क्रम में है। केंद्र शासित प्रदेशों में पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई क्रमशः दिल्ली, पांडिचेरी एवं चंडीगढ़ में है। भारत के सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं दमन द्वीप तथा लक्षद्वीप में सड़कों का विस्तार पर्वतीय एवं सघन वनों के कारण बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी सड़कों का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 500 तक की आबादी वाले सभी गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना है। 12 सड़कों का मतलब है जिन सड़कों से 12 महीने आवागमन किया जा सके। उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास हेतु मई 1960 में सीमा सड़क विकास बोर्ड का गठन किया गया था। इसने हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेकर लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क बनाई, जिसकी औसत ऊंचाई 4270 मीटर है। अपने गठन से लेकर आज तक इस संगठन ने 31,061 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया है, 37,077 किलोमीटर सड़कों को पक्का बनाया है तथा 19,544 मीटर लंबे स्थायी पुलों का कार्य पूर्ण किया है। रेल मार्गों का परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। रेल मार्गों का उपयोग उपजाऊ सघन आबाद क्षेत्रों की यात्रा और माल ढुलाई हेतु आसानी से किया जा सकता है। आयातित एवं उत्पादित माल को क्षेत्रों में वितरण हेतु बंदरगाहों को नगरों से जोड़ने, कृषि क्षेत्रों तथा उद्योगों से जोड़ने हेतु किया जा सकता है। इसके साथ ही संकटकालीन स्थिति में माल और यात्रियों को पहुंचाने में रेलें अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। भारतीय रेल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। यह माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई और मुंबई, जो कि उस समय बम्बई के नाम से जाना जाता था, और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई थी। देश में भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है। आज देश में रेलों का व्यापक जाल बिछा हुआ है। 31 मार्च 2015 तक भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई 66,030 किलोमीटर है। भारतीय रेल विश्व की चौथी बड़ी रेल प्रणाली बन गई है। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के 3 वर्ग बनाए गए हैं, जिनमें पहली है बड़ी लाइन, दूसरी मीटर लाइन और तीसरी छोटी लाइन। बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज के नाम से जाना जाता है। ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर अर्थात 1676 मिलीमीटर होती है। ब्रॉड गेज लाइन की कुल लंबाई सन 2016 तक 60,510 किलोमीटर थी। मीटर लाइन, इसमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर अर्थात 1000 मिलीमीटर होती है। इसकी कुल लंबाई 2016 तक 3,880 किलोमीटर थी। छोटी लाइन, जिसको नैरो गेज के नाम से जाना जाता है, इसमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.62 मीटर या 0.610 मीटर अर्थात 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर होती है। इसकी कुल लंबाई 2016 में 2,297 किलोमीटर थी। यह प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है। भारतीय रेलवे का अति विशाल आकार केंद्रीकृत रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक दबाव डालता है। अतएव भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसके रेलवे जोन और मुख्यालय इस प्रकार हैं। पहला रेलवे जोन है मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय मुंबई सेंट्रल है। दूसरा जोन है पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तीसरा रेलवे जोन उत्तर रेलवे है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
चौथा रेलवे जोन है उत्तर पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। पांचवा रेलवे जोन है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, इसका मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी में है। छठवां रेलवे जोन है दक्षिण रेलवे, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। सातवां जोन है दक्षिण मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में है। नौवां जोन है दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। नौवां जोन है पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय मुंबई चर्चगेट में है। 10वां जोन है पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। 11वां जोन है पूर्वी तटवर्ती रेलवे, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। 12वां जोन है उत्तरी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। 13वां जोन है उत्तर पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय जयपुर में है। 14वां जोन है दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। 15वां जोन है दक्षिण पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय हुबली में है। और 16वां जोन है पश्चिम मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय जबलपुर में है। रेल मार्गों का वितरण। भारत में रेल मार्गों का विकास उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जो आर्थिक दृष्टि से अधिक विकसित हैं। यह वितरण अत्यधिक असमान है। अधिक सघन रेल मार्ग क्षेत्र। यह क्षेत्र उत्तर भारत के सतलज गंगा के मैदान में पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक विस्तारित है। इस रेल क्षेत्र के प्रमुख स्टेशन लुधियाना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आसनसोल, हावड़ा आदि हैं। मध्य सघन रेलमार्ग क्षेत्र। इस रेल क्षेत्र में प्रायद्वीपीय मैदान और दक्षिण के पठार सम्मिलित हैं। अहमदाबाद, बड़ौदरा, चेन्नई इसके मुख्य स्टेशन हैं। कम सघन रेलमार्ग क्षेत्र। देश के पर्वतीय, पठारी, मरुस्थलीय, दलदली, जंगली तथा पिछड़ी अर्थव्यवस्था और विरल जनसंख्या वाले भूभाग जहां परिवहन की सुविधाएं नगण्य हैं, रेल मार्गों का विकास नहीं हो पाया है। इनमें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, छत्तीसगढ़ का बस्तर, उड़ीसा के अधिकांश भाग सम्मिलित हैं। भारतवर्ष के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय भागों में समुद्र तट कटा फटा होने के कारण और सकरा होने के कारण पहाड़ियों के किनारे रेल मार्ग पर्याप्त विकसित नहीं हो सके हैं। पूर्वी तट पर समुद्र तट से कन्याकुमारी से हावड़ा तक रेल मार्ग विकसित है। पश्चिम तटीय क्षेत्र में कोंकण रेल निगम की स्थापना की गई है। 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है। इसे इंजीनियरिंग का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। यह रेल मार्ग 146 नदियों और धाराओं तथा 2000 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य भागीदार हैं। जनसंख्या के महानगरों में केंद्रित होने से घने बसे क्षेत्रों में रेल मार्गों के विकास की संभावनाएं सीमित हैं। महानगरों में भूमिगत रेलपथ, मेट्रो रेल विकसित करने की योजना है। भारत में कोलकाता, मुंबई एवं दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। भूमि की सतह के नीचे सुरंग बनाकर उसके अंदर रेल की पटरी बिछाकर जो रेलगाड़ी चलाई जाती है उसे भूमिगत रेल कहते हैं। इन्हें मेट्रो रेल, मेट्रो, सबवे अथवा त्वरित रेल, रैपिड रेल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत लंदन शहर में हुई। लंदन ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही थी। वैसे शहर के चारों ओर रेलवे स्टेशन थे, लेकिन शहर के केंद्र तक पहुँचने में लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। सन 1855 में लंदन की यातायात समस्या का हल निकालने के लिए एक समिति का गठन हुआ। बहुत से प्रस्ताव सामने आए, लेकिन अंततः भूमिगत रेल सेवा का प्रस्ताव सबसे उपयुक्त समझा गया। 10 जनवरी 1963 को दुनिया की पहली भूमिगत रेल सेवा शुरू हुई। यह रेल सेवा पेडिंगटन से फैरिंगटन के बीच शुरू हुई और पहले ही दिन इसमें 40,000 यात्रियों ने सफ़र किया। धीरे धीरे ज़मीन के नीचे और सुरंगें बनाई गईं और पूरा एक रेलवे नेटवर्क
बन गया। ये ट्रेनें भाप के इंजन से चलती थीं, इसलिए ज़मीन के बीच जो सुरंग बनाई गई थी उसमें कुछ कुछ दूरी पर वेंटिलेशन का इंतजाम किया गया था, जिससे भाप बाहर निकल सके। सन 1905 से ट्रेनें बिजली से चलने लगी। भारत की प्रथम भूमिगत एवं मेट्रो प्रणाली पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 1984 में आरंभ हुई थी। इसके बाद 2002 में दिल्ली मेट्रो प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे ने प्रगति का परिचय देते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ियों को प्रारंभ किया है। गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस 3,974 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली सबसे लंबी दूरी की गाड़ी है। 8 एक्सप्रेस गाड़ियां 2000 से 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती हैं। पटरी की चौड़ाई में भिन्नता, पुराने रेलपथ, अनुपयुक्त धरातल, रेल मार्गों के विद्युतीकरण में कमी रेल क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संसाधनों का शोषण करने के लिए रेलवे का विकास किया था। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन रेल मार्गों का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोंकण रेलवे का विकास है, जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट के साथ मुंबई और बेंगलुरु के बीच सीधा संपर्क कराता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने स्थल परिवहन के रूप में सड़क परिवहन और रेल परिवहन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नों को नोट कीजिए। सबसे पहला प्रश्न नोट कीजिए आप लोग, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अगला प्रश्न, परिवहन के प्रमुख साधनों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न, रेल मार्गों का वितरण भारत में असमान है, स्पष्ट कीजिए।